दर्शकों, आज हमारे साथ है डॉक्टर निनाद श्रीखंडे जी, जो न्यूरो सर्जन है। दुर्वा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हम बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि न्यूरो सर्जन एक्चुअली क्या है। हमारे दर्शकों को ज़रा थोड़ी सी जानकारी दें। जी, न्यूरोसर्जन अभी अगर आप न्यूरोसर्जन की बात करते हैं तो सर्जन अगर बात करते हैं, सर्जन वो है जो सर्जरी करता है, मतलब शस्त्रक्रिया करता है। अब न्यूरोसर्जन एक सुपर स्पेशलिटी आ जाती है। इसमें सबसे पहले आपको एमबीबीएस के बाद एमए जनरल सर्जरी करना पड़ता है, मतलब 5 साल 5.5 साल आपका एमबीबीएस होता है। उसके बाद 3 साढ़े 3 साल तक जनरल सर्जरी होता है, और जब आप जनरल सर्जरी कंप्लीट करते हैं उसके बाद और 3 साढ़े 3 साल तक सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है। उसको न्यूरो सर्जरी बोलते हैं, एमसीएच या डीएनबी दोनों में से। तो मेरा एमसीएच न्यूरो सर्जरी हुआ है, मैं न्यूरो सर्जन हूँ। अब न्यूरो सर्जन का काम क्या होता है? न्यूरो सर्जन का काम सबसे पहले ये है कि पेशेंट एनी जो भी बीमारियाँ हैं ब्रेन से रिलेटेड या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, उन या नर्व से रिलेटेड, वो सारी बीमारियों का हल खोजना है। और जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरी करना है। जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में खून जमना है, ब्रेन में खून का बहाव होना है, या रीढ़ की हड्डी में का फ्रैक्चर होना है, या रीढ़ की हड्डी में नस का दबना है, ये सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। अ, आपके दुर्गा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में इस प्रकार के क्लाइंट, इस प्रकार के पेशेंट्स आते हैं क्या? और आपने ऐसे कितने पेशेंट अब तक रिकवर किए? ये दुर्गा दुर्गा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का भी अगर आप बात करेंगे उद्घाटन, ये सिर्फ एक महीने पहले ही हुआ है, अभी भी शुरुआत हुई है। तो अभी हम दिन के ज़्यादा कुछ पेशेंट देखते नहीं, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पेशेंट बढ़ाएं। धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे भी होगा, ऊपर वाले की इच्छा रहेगी तो। बाकी हम अब जहाँ पे भी हम अपनी फ्री में सेवा दे सकते हैं वहाँ पे देते ही है। दुर्गा में भी अगर कोई गरीब पेशेंट आता है तो उसको भी देते हैं। दुर्गा के अलावा भी अगर जहाँ पे रहे हम वहाँ पे देते हैं। कोविड कार्यकाल के बाद बहुत सारी बीमारी का संक्रमण आदमी के शरीर में हो गया है। जो भी कोविड पॉजिटिव था, उनको बहुत सारी बीमारियाँ, उसमें न्यूरो हाँ, का भी एक पार्ट है। तो इसमें किस प्रकार की बीमारियाँ आई है इसके बाद? देखिए, कोविड में सबसे पहले तो, कोरोना में तो आप जानते हैं कि कोविड में जो प्रॉब्लम्स है, सबसे पहला प्रॉब्लम तो आप जानते हैं कि कोरोना या संक्रमित अगर इंसान हो जाता है तो उसमें क्या क्या होता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, निमोनिया हो जाता है। अब ये सब चीज़ें तो सब पूरी दुनिया को पता है कि कोरोना होने के बाद क्या क्या होता है, पर लेट कॉम्प्लिकेशंस में कुछ चीज़ें ऐसी है कि इसमें अपना जो खून है वो गाढ़ा होने लगता है। दैट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी खून की कंसिस्टेंसी को थिकन कर देता है। तो उसमें क्या हो जाता है, थिकन मतलब उसको गाढ़ा कर देता है। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारे लोग, अभी अगर आप पिछले 3 सालों में देखोगे तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक, मतलब ब्रेन अटैक, ये दोनों चीज़ें बढ़ी हुई हैं। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से हुई। तो अब दिक्कत ये है कि जैसा जैसा कोविड का संक्रमण बढ़ते जाएगा, ये सारी बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे ये बीमारियाँ भी बढ़ रही, तो हमारा काम भी उसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरो हो गया और डायबिटीज़ हो गया, इनमें क्या फ़र्क है? और न्यूरो और कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट की जो बीमारियाँ रहती है, हाँ, इसमें किस प्रकार का संतुलन पाया जाता है? मतलब क्या है इसमें? देखिए, कार्डियोलॉजी मतलब वो साइंस है जो हार्ट के तकलीफ़ों या डिसीज़ से जुड़ा हुआ है। न्यूरोलॉजी या न्यूरो साइंस जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई बीमारियों से जुड़ा हुआ है। पर अगर भले ही अपन ना, ये अलग-अलग सिस्टम्स हैं, पर ये एक-एक के साथ जुड़ी हुई है। अब एक बात देख लीजिएगा, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका ब्रेन अफेक्ट नहीं होगा या उसके लंग्स अफेक्ट नहीं होंगे। अगर पेशेंट को ब्रेन अटैक आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका हार्ट अफेक्ट नहीं होगा या लंग्स अफेक्ट नहीं होता है। शरीर के हर एक ऑर्गन एक में एक से जुड़े हुए हैं। मल्टी ऑर्गन फेलियर जो नाम सुनते हैं हम, जो इन्फेक्शन में होता है, उसकी वजह ये है क्योंकि एक जब ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाता है तो बाकी धीरे-धीरे करके सारे ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे-जैसे धीरे-धीरे ये ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, परेशानी होना शुरू हो जाती है। शुगर से संबंधित न्यूरो सर्जन का क्या है ये? शुगर से रिलेटेड, शुगर तो ऐसी बीमारी है जो हर एक ऑर्गन्स को ख़राब करती है। अगर ब्रेन्स की बात की जाए तो शुगर, सबसे पहले तो जो पेशेंट को शुगर होती है उसमें सबसे पहली बात तो, शुगर आपने देखा होगा कि शरीर की जो आर्टरीज़ होती है उनको ख़राब करती है, मतलब अपने शरीर का जो रक्त प्रवाह है उसको अफेक्ट करता है। जो भी शुगर से अफेक्टेड पेशेंट रहते हैं उनको बीपी भी रहता है। जिनको बीपी रहता है उनमें दिक्कत ये रहती है कि अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, ये सबसे बड़ी बीमारी है। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन अगर रहता है तो चर्बी भी बढ़ती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। तो ऐसे पेशेंट में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ जो होती है उनमें होता है स्ट्रोक की परेशानी। स्ट्रोक मतलब जिसको ये बोलते हैं अपना अर्धांगवायू, जिला मराठी में म्हणतात, या फिर अगर हिंदी में पैरालिसिस, बोलते हैं तो अपन पैरल ये बोलते हैं उसको, लकवा। लकवा बोल सकते हैं उसको। सो जब ये हो जाता है, या कई बार ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, तो
एक कॉमनली अफेक्टेड चीज़ें हैं जो शुगर की वजह से होती है। प्लस साथ साथ शुगर एक और काम करता है, शुगर अपनी आँखों की रोशनी कमज़ोर करता है। कैसे कमज़ोर करता है? तो रेटिना ख़राब करता है। रेटिना नर्व से कनेक्टेड होता है, तो नर्व्स को खराब खराब करता है। साथ साथ और एक काम करता है, पेरिफेरल नर्व जो रहती है अपने शरीर में, जो पैर पैर से जुड़ी हुई सेंसेशन से जुड़ी हुई नर्व्स रहती है, वो रहती है, उनकी सेंसेशन भी ख़राब करता है। तो जब वो ऐसा करता है तो हमको, आपने देखा होगा कि जो जिनको डायबिटीज़ रहता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ रहता है, उनको अगर पैर में कुछ चुभा तो वो समझ में नहीं आता या महसूस नहीं होता, या ज़ख्म हुई तो उसका दर्द नहीं होता, या कई बार अगर पानी गिर गया पैर में तो गर्म है ये या ठंडा ये भी नहीं समझ में आता है। तो ऐसे पेशेंट्स को कंटिन्यूसली ज़ख्म होती रहती है, और ये ज़ख्म कई बार गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की वजह से। एक वर्टिगो करके भी एक बीमारी है, मतलब उसका वर्टिगो न्यूरो से क्या संबंध है? वर्टिगो का नींबू से क्या संबंध है? वर्टिगो के बहुत ही आम चीज़ है, बहुत ही आम चीज़ है। मतलब इसलिए आम चीज़ है क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंसान को कभी ना कभी ज़िंदगी में वर्टिगो होता है। वर्टिगो 2 तरीके के होते हैं। वर्टिगो मतलब पेशेंट को चक्कर आना या उसको बैलेंस बिगड़ना। तो चक्कर या या एक इंसान में बैलेंस जो मेंटेन करता है, 2 चीज़ें मेंटेन करती है। एक सबसे पहले होता है सेरिबेलम, जिसको बोलते हैं, ब्रेन का हिस्सा, जो छोटा दिमाग जो रहता है, जो अपन बोलते हैं पीछे रहता है, वो अपने बॉडी का संतुलन बनाए रखता है। दूसरी चीज़ है कान में मिडल ईयर जो रहता है, मतलब बीच का जो अपने कान का हिस्सा होता है उसको मिडल ईयर बोलते हैं। उसमें एक छोटा सा ऑर्गन रहता है, उसको लैब्रिंथ बोलते हैं। तो लैब्रिंथ में जब इन्फेक्शन हो जाता है या लैब्रिंथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो भी संतुलन बिगड़ना शुरू होता है। तो उसमें भी अपने को पेशेंट को वर्टिगो होता है। तो अगर सेरिबेलम में दिक्कत है तो वर्टिगो आ सकता है, लैब्रिंथ में प्रॉब्लम हो या इन्फेक्शन हो तो पेशेंट को वर्टिगो आ सकता है। तो वर्टिगो दोनों चीज़ों में आ सकता है, या वो लैब्रिंथ जो बोला है, जैसे जो ऑर्गन है उसमें अगर पानी कम हो जाता है तो भी चक्कर आना शुरू होता है। कॉमन चीज़ है। अभी तक के आपके इस ट्रैवल्स में या इस प्रवास जी, में जी। आपने कितनी न्यूरो सर्जरी की है? कितनी की है ये तो पता नहीं, क्योंकि अब ये अगर आप ये पूरी जर्नी की बात करोगे तो पूरा अभी 11 साल हो गए, अभी 10-11 साल हो गए जब से, मतलब ये 11 साल में अपनी प्रैक्टिस पकड़ कर नहीं चल रहा हूँ। हमारे ट्रेनिंग पीरियड हो गया, हमारा ट्रेनिंग पीरियड बहुत लंबा रहता है। तो जो सर्जरी की जो हमने ट्रेनिंग शुरू की थी 2010-11 से शुरू की थी, वो ख़त्म करते करते मुझे 2018-19 हो गए पूरा। जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लस अभी 3 साल से जो प्रैक्टिस है, जो सिम्स में था 2 साल, फिर उसके बाद अभी ऑरियस में था, ऑरियस में हुआ अभी। तो ये सब पकड़ कर अगर देखें तो बहुत सारी सर्जरीज होगी, अभी गिन नहीं सकते। और ऑफिशियल डाटा नहीं है मेरे पास, जो रखना चाहिए बेसिकली, और वो मेरी गलती है कि मैंने उसको पर रखूँगा आगे से बस डाटा। ऐसी कौन सी एक आधी स्टोरी होगी जिससे आपने मतलब डेंजर थी और आपने उसको हाँ, सक्सेस सफलता मिला आपको? ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है। एक स्टोरी थी जब मैं 2 स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक स्टोरी जो थी, मैं जब न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग ले रहा था, तो मेरी न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग आंध्र प्रदेश में हुई है, नेल्लोर में। तो वहाँ पे पेशेंट था, उसका नाम था, मुझे आज भी उसका नाम आसिफ करके एक पेशेंट था। वो रिक्शा चलाने वाला था। तो वो लड़का जो आया, वो हमारे पास आया था दोपहर को 12 बजे के आसपास। यंग लड़का, 30 साल का। सिर्फ एक हिस्ट्री थी कि शराब पीता था। अब वो जब आया हमारे पास तो वो लकवा था एक साइड से, प्लस एक साइड की पुतली पूरी डायलेट हो गई थी। पुतलियाँ डायलेट हो गया मतलब हमारे इसमें समझते हैं कि पेशेंट ब्रेन डेड हो गया, मतलब मर गया है दिमागी तौर से। तो हमने जब उसका सीटी एमआरआई स्कैन किया तो एमआरआई स्कैन में पूरा एक साइड का ब्रेन का हिस्सा पूरा काला पड़ गया था, जिसको हम पैरालिसिस या इश्चेमिक ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। तो अभी उस पेशेंट को हमने अभी 2 बार सोचा कि हम इसको ऑपरेशन करें कि ना करें, कि छोड़ दें इसको, क्योंकि अगर ब्रेन डेड हो गया है तो इसको ऑपरेशन करके क्या फ़ायदा। अगर ऑपरेशन करते हैं तो परिवार वाले भी परेशान हो जाएंगे, पैसे लगाएंगे, ये करेंगे, क्या मतलब है ये वो। बट फाइनली हमारे बॉस बोले कि अपन कर डालते हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं। सो मैंने ओटी में लिया और उसको ऑपरेट किया। उसमें हम हेमिक्रेनेक्टोमी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, ब्रेन की जो खोपड़ी होती है ना, उसका खोपड़ी जो स्कल है, स्कल का बोन निकाल देते हैं, उसको एब्डोमेन में रख देते हैं, और ब्रेन के ऊपर एक पर्दा रहता है, उसको काट कर ब्रेन को रिलैक्स कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो जैसे ही
ऑपरेशन हुआ, उनने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। एक दिन आईसीयू में रखा, वेंटिलेटर पे रखा, दूसरे दिन तीसरे दिन पेशेंट एकदम अच्छा हो गया। मतलब पेशेंट कमांड फॉलो करने लग गया, आँखें खोलने लग गया। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि भाई कि मतलब उसमें से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कोई भी पेशेंट अगर आता है अपने पास, तो इफ़ यंग, खासकर यंग, ऐसा नहीं कि बूढ़ा है तो उसको मरने के लिए छोड़ देना है, बट या कोई भी अगर आता है और अगर संभावना दिखती है कि अपन कुछ कर सकते हैं उसके लिए, तो करना है, कोशिश करना है एटलीस्ट, तो कुछ ना कुछ तो आ ही सकता है। कोमा में जो पेशेंट जाते हैं इसके इसके क्या कोमा जो होते हैं कोमा की वजह बहुत सारी है, कोमा की वजह सिर्फ एक नहीं हो सकती। अच्छा, कोमा में अगर पेशेंट को ब्रेन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ तो कोमा हो सकता है। अगर ब्रेन में हेमरेज हो गया तो कोमा हो सकता है। ब्रेन में पानी ज़्यादा पड़ गया तो कोमा में आ सकता है पेशेंट। हेड इंजरी में अगर ब्रेन में ब्लड जमा हो गया, मतलब ब्रेन को चोट पहुँची, तो कोमा में जा सकता है पेशेंट। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वजह है उसकी, एक और कोई वजह नहीं है। कोमा बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, और अभी डिजिटल की दुनिया है हाँ, अभी, ऑनलाइन सब सारी चीज़ें चलती है, तो ऑनलाइन स्टडी करने से या ज़्यादा ये करने से हाँ। दिमाग में भी स्ट्रेस आता है, तो उसमें न्यूरो से क्या संबंध है, कुछ उसमें असर ऑनलाइन होता है? स्टडी से तो कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बीमारी अपनी मोबाइल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि अपन आज